Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज होने वाला है हमारा ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स का थर्ड क्लास। लास्ट क्लास हमने कवर किया था ऑडिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उसके पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड जो अपकमिंग क्लास है उसमें हम कवर करेंगे ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड दैट वुड मार्क आवर एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी। फर्स्ट हाफ में हम ऑडिट ऑफ बैंक्स करेंगे एंड हम नेक्स्ट हाफ में मेगा रिविजन करेंगे। ठीक है, अब ये जब नेक्स्ट क्लास हमारा कंप्लीट होगा एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, दैट इज बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कंपनी ऑडिट नहीं याद रह रहा या इस चैप्टर में भी कुछ नहीं याद रह रहा, जो फर्स्ट क्लास पढ़ाया था वो नहीं याद रह रहा है, सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज वॉच द रिविजन वीडियोस। ऑल द रिविजन वीडियोस आर लाइव ऑन यूट्यूब। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि चलते फिरते कभी भी बस वो रिविजन वीडियोस देख लेने, एक बार रिविजन नोट्स देख लेने एंड आई कैन गारंटी सब एक बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसा लगेगा चलो ठीक है ऑडिट आता है, भूले नहीं है। ऑल द रिविजन वीडियोस रेंज फ्रॉम समवेयर बिटवीन 1 to 2 hours। ज्यादा टाइम का भी नहीं है कि यार पूरा दिन बैठ के वही देखना है या पूरा दिन वही करना है। ऑल यू नीड टू डू इज वाइल ट्रैवलिंग और आते जाते कभी भी आप बस वो एक बार वीडियोस सुन लो। ठीक है, अब आज की क्लास में जैसे मैंने बोला ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बट बिफोर स्टार्टिंग विद एनी कंटेंट ऑफ टुडेज क्लास हम क्या करते हैं, पिछले क्लास को रिवाइज। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑडिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता क्या है? तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो पब्लिक को लेजर या रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। उसमें हमने कौन कौन सी एंटिटीज के बारे में पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था अबाउट रेस्टोरेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म, फिर पढ़ा था होटल्स के बारे में, सिनेमा हॉल्स एंड लास्टली अम्यूजमेंट पार्क के बारे में। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हर एंटिटी में हमें क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने। तो अगर रेस्टोरेंट में जा रहे तो रेस्टोरेंट मैंने क्या बताया था, इट इज एन इंस्टेंट सर्विस एंड इंस्टेंट पेमेंट इंडस्ट्री। मतलब आपने सर्विस प्रोवाइड किया एंड आपको उसका पेमेंट मिल गया। कोई चिक नहीं है कि यार चला आज खा के गया 10 दिन बाद पेमेंट देगा, अब उसके पीछे दौड़ते रहो कब पेमेंट देगा कब पेमेंट देगा, ये सब कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वेरीफाई करना है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहाँ से चेक करोगे? कलेक्शन से। जितना पैसा वो देखे जाएगा उतना का ही तुमने खाना खिलाया एंड उतना का ही तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। और तो तुम कहीं से पैसा ला नहीं सकते और तो तुम कहीं से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते। तो पहला चेक करना है हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दूसरा हमें कलेक्शन चेक करना है। तो अगर कैश में आया तो कैश बुक से, बैंक में आया तो बैंक स्टेटमेंट से। उसके अलावा सामने वाला खाएगा तो तुम उसे क्या क्या खिलाओगे? खाना। तो खाना के लिए क्या पूरा जीनी है कि तुम्हारे पास ऐसे आया एंड ऐसे करके खाना बन गया? नहीं, उसके लिए तुमको रॉ मटेरियल, कुक फूड या जो भी तुमको वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी चाहिए वो तुम्हें मंगाना पड़ेगा। तो इंश्योर दैट पेमेंट मेड टू सप्लायर्स इज रीजनेबल एंड बेस्ड अपॉन वाउचिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए बिना वाउचर्स के हमने सप्लायर्स को पेमेंट कर दिया। प्लस क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज अ पेरिशेबल इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं यानी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इंश्योर दैट पेमेंट मेड टू सप्लायर इज ऑन अ रीजनेबल बेसिस एंड जो भी आप सामान मंगा रहे हो दैट इज ऑल्सो रीजनेबल। एंड लास्टली अगर कोई भी आपकी किचन में यूटेंसिल है या कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फिक्स्ड एसेट्स आपने बना रखा है एंड दैट इज डेप्रिसिएबल, तो इंश्योर दैट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रैवल एंड टूरिज्म यानी मेक माई ट्रिप जैसी इंडस्ट्री के बारे में। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो समझना पड़ता है वो इंडस्ट्री कमाती कैसे कमाती है। आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे और अपने नेटवर्क फर्म्स या नेटवर्क से वही काम थोड़े सस्ते में करा दिए एंड जो बीच का अमाउंट होगा वही उसका प्रॉफिट है, उसका मार्जिन होगा। बहुत बार वो ऐसा भी करती है कि वो मार्जिन नहीं देख के बहुत क्या करती है, रेस्टोरेंट में ले जाती है किसी ग्रुप को या कोई होटल में ले जाती है। तो उन्हें कहती है भाई मैं तो 100-200 लोग को लेके आया हूँ तो ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा एंड कमीशन भी देना पड़ेगा। तो कमीशन इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स और इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर्स या फिर कलेक्शन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। उसके बाद जो भी कमीशन है, जहां से भी इस इंडस्ट्री को कमीशन मिलना था वो सही परसेंटेज में मिला है एंड सही अमाउंट में मिला है। क्या 200 लोग अकेले इकट्ठा कर लोगे? क्या नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स पर्सन हायर करने पड़ेंगे एंड उनको देना पड़ेगा इंसेंटिव। तो इंश्योर दैट इंसेंटिव इज रीजनेबल। फिर हो सकता है कि इतने सारे लोग आए
पर कुछ ना कुछ सबके दिक्कतें हो गई और उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कर दी। तो इंश्योर दैट जो भी बुकिंग्स कैंसिल हुई है उसका एंट्री या एडजस्टमेंट बुक्स में पास हो गया। ऐसा नहीं कि उनसे कैंसिलेशन चार्जेस कर लेके उनके पैसे तो वापस कर दिए बट उनका सेल्स रिवर्स नहीं किया। अब इतनी सारी कैंसिलेशन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी किसी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफर करना पड़ेगा। तो इंश्योर जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्ड है इंडिविजुअल्स को उसका रीजन ले लो। उसके बाद हमने पढ़ा किस इंडस्ट्री के बारे में, होटल, यानी होटल स्टे या JW मैरिड या ITC जैसे होटल्स में जब आप स्टे करते हो और आपको उसका ऑर्डर बना के देते हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स और इनवॉइसेस इशूड प्लस it is to be supported by check in check out register and information of the boarders। अब सही अमाउंट पे बिल बनाया है कि नहीं वो आप कैसे चेक करोगे, थ्रू ऑक्यूपेंसी रजिस्टर। हर रूम का एक ऑक्यूपेंसी रजिस्टर होता है या हर फ्लोर का एक ऑक्यूपेंसी रजिस्टर हो सकता है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि जितने उन्होंने दिखाया है रूम्स या जितना उन्होंने उसका रेंट दिखाया है वो सब उस टाइम पे ऑक्यूपेंट तो था ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्डर्स जो या जो भी आपके कस्टमर्स है वो दूसरा सर्विसेज यूज करते हैं, यानी होटल के प्रेमाइसेस में कुछ और भी सर्विसेज हो सकती है, कैसीनो हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, बट दैट मे नॉट बी ओन्ड बाय द होटल। तो उसमें इंश्योर कर लो उनका जो भी इनवॉइसेज है, उनका जो भी इनकम है दैट इज बेस्ड ऑन द काउंटरफॉइल ऑफ रिसीट्स प्लस दे आर पेइंग रेगुलर रेंट टू द होटल। अब शादी, एंगेजमेंट, कॉन्फ्रेंस, वेडिंग, कोई अलग सेरेमनी के लिए इंश्योर कर लो कि अलग से बिल चार्ज हुआ है एंड दैट इज एज पर अग्रीमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल रूम की तरह उसमें भी पैसे दिखा दिए कि रूम इतना और ये इतना, नहीं, दैट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट जहाँ पे सिर्फ एक या दो लोग नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी अग्रीड अपॉन रेट है उसके बेसिस पे ही चार्ज हुआ है। इसके अलावा मुझे और क्या इंश्योर करना है कि अगर अनरियलाइज रूम रेंट है तो वो भी प्रॉपर्ली एडजस्टेड है। एंड जो भी मेरे होटल में आ रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसके लिए मुझे सप्लायर से बात करनी पड़ती है। तो मेक श्योर दैट पेमेंट टू सप्लायर्स इज बेस्ड ऑन वाउचर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था सिनेमा हॉल के बारे में। तो सिनेमा हॉल में सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना है कि आप जब बुक माई शो से बुकिंग करके जा रहे हो तो वो प्रॉपर एडवांस बुकिंग उनके बुक्स में एडजस्टेड है। उसके बाद आपका टिकट कहीं किसी और को तो नहीं इशू कर दिया ना, मतलब टिकट्स आर इन द प्रॉपर कस्टडी और कंट्रोल। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो your entry is permitted only on the basis of show of tickets or scanning of the tickets sent to your mobile number। हर टिकट का सीरियल नंबर दूसरा होना चाहिए, सेम टिकट्स नहीं होने चाहिए। टिकट्स में एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो प्री GST एरा में एंटरटेनमेंट टैक्स कहते थे, अब उसे GST कहते हैं। तो मेक श्योर दैट GST इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड प्रॉपर्ली डिपॉजिटेड। एंड अगर डिपॉजिटेड नहीं है तो वो लाइबिलिटी सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। अंदर जाते जाते आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है किसका, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक का, तो आप वो भी खाओगे तो उसके लिए इंश्योर कर दो दैट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ड्रिंक्स, ये सब इज बेस्ड ऑन कलेक्शन रिसीव्ड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न अभी खा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब मूवी देखने आऊंगा तब पैसे दे दूंगा, ये सब नहीं चलता है। फिर अंदर जाओगे तो क्या अंदर जाते ही मूवी स्टार्ट हो जाएगी क्या, नहीं, नहीं स्टार्ट होगी। उसके पहले आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट्स का चक्कर ये होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कहती है मूवी हॉल्स में कि आप हमारा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर दो, हम आपको इनकम दे देंगे। तो मेक श्योर दैट एडवर्टीजमेंट इनकम इज रिकॉर्डेड एज पर अग्रीमेंट। उसके बाद मूवी दिखाने वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो भी जिसने भी मूवी बनाई है, स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जैसा जैसा जिस जिसका कट है उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट इज एज पर अग्रीमेंट। एंड बहुत बार आपका स्कूल या डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज या स्क्रीनिंग पे पूरा हॉल बुक किया जाता है फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो मेक श्योर कि अगर इन स्पेशल पर्पसेस के लिए मूवी हॉल ऑन हायर दिया गया है तो उसके भी पैसे आ गए हैं एंड जो भी अग्रीड अपॉन रेट था उसके बेसिस पे आ गए हैं ना। एंड जो भी पेमेंट टू सप्लायर्स है फॉर एनीथिंग, मे बी फॉर पॉपकॉर्न ये सब लाने के लिए या तुम्हारा म्यूजिक अरेंजमेंट के लिए, मूवी के लिए, जिसके लिए भी पैसे सप्लायर्स को दिए दैट इज सपोर्टेड बाय वाउचर्स। एंड लास्टली आता है अम्यूजमेंट पार्क। तो अम्यूजमेंट पार्क का प्रोसीजर्स आर मोर और लेस सेम एज सिनेमा हॉल। तो उसमें भी आपको देखना है कि आपकी एडवांस बुकिंग एडजस्टेड है। जैसे ही आप अंदर जा रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शो ऑफ टिकट्स। आपके टिकट्स किसी और को इशू नहीं किया ना, मतलब कि टिकट्स आर इन द प्रॉपर कस्टडी और कंट्रोल। अंदर जो एडवर्टीजमेंट है उसका इनकम कलेक्ट किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट अम्यूजमेंट पार्क्स पे कहाँ डिस्प्ले होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स, वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। बहुत बार देखोगे कि कोई खाने पीने का बैनर या कुछ भी है वो बैनर्स लगाए जाते हैं एंड उसके थ्रू ये अम्यूजमेंट पार्क अर्न भी करता है
by displaying those banners or displaying those advertisement. And उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि पेमेंट टू सप्लायर्स इज सपोर्टेड बाय एविडेंशियल प्रूफ. एंड लास्टली आपको इंश्योर करना है जो भी आप खा पी रहे हो दैट इज उसका इनकम इज बेस्ड ऑन काउंटरफॉइल ऑफ रिसीट्स. ये थे आपके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स. इसके अलावा आपको कुछ काम जो हर ऑर्गेनाइजेशन में करना है, इनिशियल वर्क दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए ना, इंटरनल कंट्रोल्स सब सही चल रहे हैं ना, एफएस प्रॉपर है ना, एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर यानी उसके पास वैलिड लाइसेंस तो है ना. मतलब अगर मूवी दिखा रहा है तो मूवी हॉल बनाने का लाइसेंस है, मूवी दिखाने का लाइसेंस है, रेस्टोरेंट के पास फूड लाइसेंस है, अम्यूजमेंट पार्क के पास सेफ्टी लाइसेंस है, सब कुछ लाइसेंसेस यानी प्रॉपर रेगुलेशन में तो है ना. एंड कुछ कॉमन काम जो आपको हर में करने हैं दैट इज पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी या अदर एक्सपेंसेस दैट इज बेस्ड ऑन वाउचर. सैलरी, ये सब सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर एंड पेरोल रजिस्टर पे बेस्ड होना चाहिए. फिक्स एसेट्स है तो पीवी करवा लो, इन्वेंट्री है तो वैल्यूएशन चेक कर लो, एंड लाइबिलिटी है तो इंश्योर दैट ऑल द लाइबिलिटीज हैज बीन डिस्प्लेड. ठीक है. सो दिस वाज ऑडिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. 1 मिनट लो, फटाफट रिवाइज करके आओ. डन हो गया. चलो अब आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक इज ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक की ऑडिट कैसे करते हैं थोड़ा समझते हैं कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है. तो देखो, अपने सबको पता है अपने एक नेशन में रहते हैं. नेशन में बहुत सारे स्टेट्स में रहते हैं. स्टेट्स के बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट सब होता है. तो क्या जो पीएम ऑफ द नेशन है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो हर विलेज का हर मसला सुलझा सकते हैं क्या? वो देख सकते हैं क्या जब इंडिया में इतने अनगिनत विलेजेस है या इंडिया में इतने अनगिनत डिस्ट्रिक्ट्स है तो वो एक एक की बातें सुन सकते हैं क्या हर रोज? अरे वो इन छोटी छोटी बात पे ध्यान रखेंगे या इंडिया एज अ होल में जो इतना कुछ चल रहा है उस पर ध्यान रखेंगे? तो नेशन के पीएम तो इन छोटे छोटे जगहों का ध्यान नहीं रख सकते. क्या स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो ध्यान रख सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. उनके स्टेट में इतना कुछ चल रहा होता है. वो अब स्टेट के अंदर क्या बैकवर्ड एरिया है, क्या नहीं है, क्या छोटा सा विलेज है, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? नॉट पॉसिबल. वो स्टेट के मसलों में ही उलझ जाते हैं. तो अब इन विलेजेस का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करे? बिकॉज as a rural area, if you and me are living in a rural area, you know कि बहुत कुछ हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा. अगर आप और मैं अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं होगा कि जो मेरे पास इंस्टेंटली अवेलेबल है या मेरी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन है, वो सब नहीं होगा. एंड इफ द बेस ऑफ पिरामिड इज वीक तब पूरा नेशन इज वीक. क्योंकि आपकी मेजर पॉपुलैरिटी कहाँ रहती है? रूरल एरिया में. तो अगर जो बैकवर्ड रूरल एरिया है वही नहीं संभाला जा रहा है तो फिर इंडिया की प्रगति कैसे होगी, इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा? ठीक है. एक्सक्यूज मी. तो फिर गवर्नमेंट में बोला ऐसा तो नहीं चलेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इन सबको भी कोई बात सुनवाई के लिए देना पड़ेगा जो इनकी कंप्लेंट सुन सके, जो इंश्योर कर सके कि सब कुछ सही चल रहा है. जितना भी यहाँ पे स्कीम्स चल रहा है उनके बारे में गांव वालों को पता है या जो मेंबर्स है उनको पता है, वो स्कीम्स का फायदा उठा पा रहे हैं. एंड जो भी रिक्वायर्ड नेसेसिटीज है उनको प्रोवाइड की जा रही है.
तो इन स्टेट के नीचे भी दो हिस्से बने, एक अर्बन एंड एक रूरल, ठीक है। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सिटी कोलकाता। कोलकाता का एग्जांपल से हम समझेंगे अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, रूरल लोकल बॉडीज क्या है। तो सबसे पहला होता है जिला परिषद अंडर रूरल। अभी हम रूरल यानी थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस का बात कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ इतना एक्सेसिबल नहीं होता। रूरल का बेसिक मीनिंग यही होता है, जो भी आपके नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू यू इन मे बी 5 to 10 kilometers और इन द डायमीटर एरिया रेंज। तो उसमें रूरल में सबसे पहले क्या आता है, जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। आई माइट say that I stay in North 24 Parganas district. In a big city like Kolkata, there are 70 to 18 districts and उसमें मैं एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। अब क्या पॉसिबल है क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ कोलकाता हर बात मेरी सुने कि क्या दिक्कत हो रहा है, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा? पॉसिबल है नहीं। बट आई कैन कंप्लेन और आई कैन पुट फॉरवर्ड दैट कंप्लेन टू माई डिस्ट्रिक्ट। तो मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, दैट एग्जाम्पल नॉट 24 परगनास, ठीक है। वहां का जो हेड होता है उसको कहते हैं जिला परिषद। अब जिला परिषद में भी एक सब पार्ट है, पंचायत समिति। जिला परिषद में भी नीचे एक पार्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति किसका ख्याल रखती है, ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट का ख्याल पंचायत समिति रखती है। फॉर सपोज आई stay in Barrackpur, which is a block under not 24 Parganas, ठीक है। अब फॉर सपोज आई स्टे इन मे बी बैरकपुर, पूरा मेन में मैं रहती हूँ तो मैं अपने बात बता सकती हूँ, दैट इज इजिली एक्सेसिबल। बट बैरकपुर में भी बहुत सारे विलेजेस भी हो सकते हैं। सपोज बैरकपुर इज टोटल अगर 100 किलोमीटर्स, तो पॉसिबल है 80 किलोमीटर्स तक देर आर नो विलेजेस एंड इन 20 किलोमीटर्स देर आर सर्टेन विलेजेस। अब क्या पॉसिबल है क्या इन 20 किलोमीटर्स में जितने भी विलेजेस है उनका एक एक जाके बात सुनना? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या बने, ग्राम पंचायत, दैट विल टेक केयर ऑफ द विलेजेस का नीड। जो भी आपका विलेज का नीड है, जो भी नेसेसिटीज रिक्वायर्ड है, जो भी स्कीम्स रिक्वायर्ड है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके, वो सुनेगा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जेठिया करके देयर इज अ विलेज, समझे। तो सबसे टॉप लाइन इज अ डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं जिला परिषद। नॉट 24 परगनास इज अ डिस्ट्रिक्ट। कोलकाता है 17 to 18 डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स एक स्टेट में या एक सिटी में बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है उसके पंचायत समिति, जो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये सपोज नॉट 24 परगनास डिवाइड्स इनटू 25 ब्लॉक्स, ठीक है। तो क्या हेड के पास इतना टाइम है क्या कि वो 25 ब्लॉक के एक एक करके सब सुने? नहीं, वो क्या करेगा, 25 ब्लॉक के सबके हेड्स को बुलाएगा एंड उनकी बातें सुनेगा। तो इन ब्लॉक्स का ख्याल कौन रखता है, पंचायत समिति। इस ब्लॉक्स में जो विलेजेस होते हैं उनका ख्याल रखती है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब आते हैं अगर अर्बन में, ये हमने बात किया रूरल में, अब बात है अर्बन की। तो अर्बन में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। उसको अपने अगर के कोलकाता में ले तो दैट इज KMC, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब क्या कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरी दिक्कतें सुनेगी, यार आज पानी नहीं आ रहा, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, आज ये नहीं आ रहा, आज वो नहीं आ रहा, ऐसा सुनेगी क्या? They have bigger things to handle. They have the responsibility of the entire city. तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे अपने हेड्स को। फॉर सपोज आई स्टे इन साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी। अब साउथ दमदम भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एरिया कवर कर रहा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज आ सकते। तो क्या उसके पास भी टाइम है क्या कि वो हर चीज एक एक करके सुने?
नहीं, वो उसको भी फर्दर डिवाइड ऑन कर देगा। किसमें? नोटिफाइड एरिया काउंसिल और टाउन पंचायत में। ठीक है, इसमें ले लो एग्जाम्पल लेक टाउन का, या ले लो बांगुड़ का एग्जाम्पल। सो दैट इज एन एरिया अंडर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रूरल की बात करूं तो आता है जिला परिषद, फिर आता है पंचायत समिति, एंड उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। एंड इन केस ऑफ अर्बन दैट इज म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, फिर इट इज म्यूनिसिपैलिटी, एंड लास्टली इट इज नोटिफाइड एरिया काउंसिल। क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल, एमसीक्यूज आते हैं। दे विल रैंडमली आस्क इनमें से कौन सा रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो मे बी यू डोंट एक्सपेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, बट एमसीक्यू जरूर आते हैं। एंड दीज एमसीक्यूज आर रेपिटेटिव, लाइक एवरी 2 टर्म्स में एक बार इस पे एमसीक्यू आता ही आता है। तो एकदम ध्यान से समझो कि कौन सा पार्ट किससे रिलेट करता है, कि एग्जाम में रट के नहीं जाना पड़े, एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर नहीं कर पाओ। ठीक है, रूरल लेवल पे सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आता है ब्लॉक, एंड लास्ट में आता है विलेज। एंड अर्बन लेवल पे सबसे पहले आता है तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, फिर आता है तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी, एंड लास्ट में आता है नोटिफाइड एरिया काउंसिल। अब मैं बोलूंगी मैम इतने छोटे छोटे एरियाज का ऑडिट रिक्वायर्ड क्यों है, क्या जरूरत है इतने छोटे छोटे एरियाज के ऑडिट का? तो बहुत सिंपल समझो, नेशन में जो हो रहा है, स्टेट्स में जो हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेड एवरीवेयर ऑन द स्क्रीन, ऑन द न्यूज, सब देखते हैं क्या हो रहा है किसके देश में, सब पता है। बट what actually is still in progress, or why India is still as maybe a third world country is because कि वहां पे जो विलेजेस में जहाँ पे मेजर क्राउड रहता है, जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन रहता है, दैट इज नॉट एबल टू प्रोग्रेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गवर्नमेंट इतनी फंडिंग दे रही है, इतना सारा अमाउंट स्पेयर कर रही है इन विलेजेस को प्रोग्रेस करने में, तो दिक्कतें कहाँ आ रही है ये गवर्नमेंट को भी पता होनी चाहिए। सो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट करता है एक सीए को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड कहता है कि इन छोटे छोटे जगहों का ऑडिट इज रिक्वायर्ड, दैट इज ये छोटे छोटे गवर्नमेंट एरियाज का ऑडिट इज रिक्वायर्ड। टेक अ नोट कि जो भी हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ग्राम पंचायत को कि चल ये स्कीम इम्प्लीमेंट करा दे, ऐसा पैसा दे दे, यहाँ पे ये कर दे, वो वहां पे कर दे, दैट इज बीइंग डन इटसेल्फ और नॉट। ठीक है, प्लस इतने पैसे स्पेयर करने एंड ये सब तो सब सेपरेट है। वॉट एवर स्कीम्स गवर्नमेंट इज रनिंग टू इंश्योर दैट दिस एरिया प्रोग्रेसेस, वेदर दे आर नोटिफाइड अबाउट दैट और नॉट, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ऑडिट करवाने का मतलब क्या है। एफएस सही है ना, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर रहा है ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही है इन एरियाज का, या जो भी अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही है इन एरियाज का, वो ट्रू एंड फेयर व्यू तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना। दूसरा, जो भी इन पे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, मे बी लेट्स से कि कुछ रिपोर्ट भेजनी है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, या बजट से जितना अलॉट किया वो भेजना है टाइम टू टाइम, या what's the progress of the scheme, या what's the progress of whatever funding they have got, उसका क्या प्रोग्रेस है वो सब भेजना है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट इस पे लगाता है वो सब वो फॉलो कर तो रहे है ना। फिर अपने को देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सही है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके खुद में ही झोल हो। अगर इनके खुद के पार्टीज में झोल होगा, इनके खुद के करिकुलम में झोल होगा, तब कभी भी विलेजेस प्रोग्रेस नहीं कर। ठीक है, फिर टू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए दिए तो 30,000 जैसे मन उड़ा दो, जिस पर्पज के लिए दिए हैं उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। एंड वाइल स्पेंडिंग मनी यू शुड इंश्योर इफेक्टिवनेस, मतलब अगर 5,000 की कोई चीज के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी एंड आपको लग रहा है ये चीज 4,000 में आ जानी चाहिए, तो यू शुड ऑप्ट फॉर दैट 4,000 एंड सेव 1,000 एंड इन्वेस्ट
समवेयर विच प्रोग्रेसेस और विच हेल्प्स योर विलेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1,000 रुपये अपने पॉकेट में एंड दिखा दिया कि अरे भैया तुमने तो 5,000 का दिया था, हमने 5,000 ही स्पेंड कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। यू शुड इंश्योर कि वैल्यू फॉर मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। एंड लास्टली टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। विलेजेस ये सब एरियाज का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि यहाँ पे ब्राइबरी इतना होता है, यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ शेडी थिंग्स हैपनिंग। मतलब इतना कुछ छुपता है नेशन से कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वेर वन साइड एवरीवन इज टॉकिंग व्हाई इज इंडिया नॉट प्रोग्रेसिंग, व्हाई आर विलेजेस नॉट प्रोग्रेसिंग, देयर इज आल्सो अ साइड वेर देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर हैपनिंग डिस्पाइट गवर्नमेंट गिविंग इन, या फिर एज अ नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग इन सो मेनी स्कीम्स एंड सो मच फंडिंग्स। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कुछ फ्रॉड एंड एरर नहीं हो रहा। बट how will you ensure all of these? What are the audit procedures to ensure कि ये सारी चारों जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो फॉलो हो रही है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन का डिटेल्स लेना है। मतलब कि इन पे एप्लीकेबल कौन कौन से रूल है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या क्या ऐसे रूल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसेट करता है कि इनको फॉलो करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कंपलसेट करता है इनको फॉलो करना चाहिए, वेदर दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज परसिस्टिंग, कितने दिन से ये रूल्स एंड रेगुलेशन से परसिस्ट कर रहे हैं, एंड वेदर दे हैव बीन गिवन एनी वार्निंग और पनिशमेंट या कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा है चलने दे रहा है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन दीज villages in the form of rules and regulation only। उनको लगता है कि हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर इवैल्यूएशन और या फिर उनका प्रोग्रेस। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहला चीज इंश्योर करना चाहिए कि कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे एप्लीकेबल है एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फिर आपको दूसरा चीज जो देखना चाहिए, जिसके लिए पैसे मिले वो उसके लिए ही यूटिलाइज हो रहा है। सपोज गवर्नमेंट ने वेस्टेज ऑफ स्क्रैप या फिर ये छोड़ो सीवेज ट्रीटमेंट ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी फैक्ट्रीज वहाँ पे होती है बैकवर्ड एरियाज में, वो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करती है, सीवेज क्रिएट करती है, तो गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 5,000 रुपए दे दिए। बोला कि सीवेज क्लियर करवा लो, दैट विल बी बेटर फॉर द पोल्यूशन एंड दैट विल गिव यू बेटर एयर क्वालिटी। तो ठीक है, विलेजेस को ये बता दिया कि ऐसा करना है, बट आर द विलेजेस फॉलोइंग इट, आर द विलेजेस इंश्योरिंग इट? क्या वो 5,000 सीवेज ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं या 5,000 से वो पार्टी कर रहे हैं? तो ऑलवेज इंश्योर जो भी सैंक्शंस या जो भी बजट अलॉट हुए हैं दैट आर प्रॉपरली यूटिलाइज एंड दैट द स्टेटस ऑफ द सेम या जो चल रहा है उसमें दैट इज प्रोवाइडेड या दैट इज कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने तुम्हें 5,000 दे दिया उसके बाद तुमने हालचाल दिया ही नहीं उसका। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू इंश्योर ट्रीटमेंट ऑफ एनी ग्रांट। आपको जो भी ग्रांट, आपको जो भी बजट, आपको जो भी सैंक्शन मिला है, इंश्योर दैट आप उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कि वो जो भी जिस भी यूज के लिए मुझे गवर्नमेंट ने दिया है वो मैं यूटिलाइज कर पा रही हूँ एंड ऑल्सो आई हैव बीन रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटी ऑफ इट्स यूसेज और ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर दूसरा, अगर आपने कोई गुल्लक बना रखा है, पिगी बैंक बना रखा है, फॉर सपोज आपने पिगी बैंक बना रखा है कि इस बार मैं एसी खरीदूंगा, आपने 40,000 का पिगी बैंक बना रखा है, मम्मी पापा से नहीं पूछा बट 40,000 का पिगी बैंक बना रखा है, सेविंग्स क्रिएट कर रखी है। तो अगर 40,000 से बेसिक कुछ अमाउंट चाहिए होगा तब क्या करोगे? मम्मी पापा से मांगोगे, मतलब अथॉरिटी से मांगोगे, प्लस 40,000 का एसी ऐसे ही खुद ही ले आओगे क्या? नहीं, मम्मी पापा की परमिशन से लाओगे। तो सिमिलरली अगर विलेजेस ने कोई गुल्लक बना रखा है या प्रोविजन ऑफ फंड्स बना रखा है किसी पर्पस के लिए, या गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन ऑफ फंड्स बना रखा है फॉर विलेजेस की आपको इस पर्पस के लिए इतना फंड्स एलोकेट किया जाता है या इस पर्पस के लिए हमने आपके लिए सेविंग्स क्रिएट किए, जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा आप इससे निकाल लीजिएगा। तो आपकी ड्यूटी क्या होना चाहिए कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब ये 40,000 मेरे पार्टी करने में नहीं, एसी लाने में ही जाने चाहिए, प्लस
प्रॉपर अथॉरिटी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मम्मी पापा से पूछे बिना तो एसी ला नहीं सकते, तो उनको बता के ही जाना चाहिए। ठीक है, तो whenever there is a provision of funds, ensure that expenditure incurred from provision is for that purpose only and it is authorized by competent authority। अब अगर उससे कोई बड़ा खर्चा है, it is not just AC, it is not just one provision for fund for village, but it is a continuous and huge financial expenditure। For example, let's say स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान वुड नॉट रिक्वायर वन टाइम और टू टाइम्स का एक्सपेंडिचर, बट वुड रिक्वायर अ कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि चलो तुम ये स्कीम रन करो एंड तुम इस बार विलेजेस में एटलीस्ट 1000 डस्टबिन बिठाओ, उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख का अमाउंट अलॉट करता हूँ, बट योर ड्यूटी इज कि आप वो 1000 डस्टबिन बिठा रहे हो एंड हम जो भी स्कीम ला रहे हो उसको फुलफिल कर रहे हो। तो एज एन ऑर्डर मुझे क्या देखना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान का जितना भी पैसा गया है दैट इज इन्वेंटिंग या जो भी जिस पे खर्चा लगा है वो डस्टबिन बिठाने के लिए ही लगा है, किसी और पर्पस के लिए नहीं लगा। एंड मेरा टारगेट इज बीइंग अचीव्ड। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 डस्टबिन लगाया फिर बाकी पैसे कहीं और डाल दिए, फिर 2 डस्टबिन लगाया फिर बाकी पैसे कहीं और डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई स्कीम के लिए आपको पैसे मिलते तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि फंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, प्लस the target of the scheme is being met। Schemes are running economically and is expected to generate the targeted outcome। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानना है अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी है तो आपको क्या करना चाहिए, इनके तो नाम में पंचायत है, दिन भर पंचायत बैठाते रहती है, तो उस पंचायत में वो जो भी बात करते हैं वो सब लिखते हैं एक पेपर पे, जिसको हम फॉर्मलाइज वे में एक मीटिंग का मिनट्स कहते हैं, वहां पे वो पंचायत का डिस्कशन होता है। तो आप अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानना है अबाउट दैट विलेज या अबाउट दैट टाउन या अबाउट हाउ द लोकल गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, तो आपको क्या ले लेना चाहिए, मिनट्स ऑफ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। उसके बाद जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो कि देश का काला धन बचाने, villages are a pit point for a lot of frauds। बहुत सारे frauds होते हैं यहाँ पे and usually the auditor और जो भी वो निकालता भी है बताता भी उस फ्रॉड के बारे में, दे आर fearless। विलेज वाले आर fearless, they would shoot you down there itself। उन्होंने बोला हमारे बारे में गलत बोला जा, they would shoot you down and आप वहां पे कफन हो जाएंगे, आपके घर वालों को पता भी नहीं होगा। So a lot of auditors are scared itself to go on these kinds of auditor, but बहुत रेयर ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है कि फ्रॉड की खबरें बाहर आती है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रखा होता है बट खबर बाहर आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको फ्रॉड्स के बारे में देखना है तो आपको किस किस एरियाज में देखना चाहिए, आपको रेवेन्यू कलेक्शन में देखना चाहिए कि मतलब जो भी टैक्सेस ये गवर्नमेंट्स कलेक्ट कर रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर रही है ना, या ये जो भी अकाउंट है इनका उस पर डिपॉजिट तो कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ गाँव वालों से पैसे लेके रख ले रही है एंड खुद के घर का भला कर रही है एंड बाकी उनका कुछ नहीं कर रही है। फिर अगर कोई स्कीम अब्रप्टली बंद कर दी गई है, फॉर सपोज ये स्वच्छ भारत अभियान अचानक से बंद कर दिया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, जितने डस्टबिन सेटअप हुए बाकी सारा गवर्नमेंट को पैसा वापस कर देना चाहिए। बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता है, वो उस पैसे का कुछ और कर लेते हैं, पार्टी वार्टी जो भी उनको सेटअप करना है अपना घर मकान सब बना लेंगे एंड जो स्कीम ये बंद हुई है उसके साथ का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे। तो दीज आर मेजर एरियाज ऑफ फ्रॉड जहाँ पे इन रेवेन्यू कलेक्शन या इन टैक्स कलेक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ मिसहैप की वहां से या तो पैसा ले लेता है गवर्नमेंट को नहीं बताता है, या फिर देयर इज अ केस ऑफ ब्राइबरी जहाँ पे बहुत पैसे आने चाहिए टैक्स के वहां पे नहीं आ रहे क्योंकि दीज ग्राम पंचायत हेड्स एंड अदर हेड्स आर सिंपली टेकिंग ब्राइबरी। एंड उसके अलावा दूसरा क्या है कि जो भी आपका स्कीम्स बंद हो रहा है उसमें भी बहुत फ्रॉड का चांसेस है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ये पैसे तो ले लेते हो स्कीम के लिए एंड जब वो स्कीम अब्रप्टली बंद हो जाती है वो पैसे लौटाते नहीं है, नीदर डू दे मीट द टारगेट ऑफ दैट स्कीम। एंड लास्टली इंश्योर योर अपॉइंटमेंट इज इन लाइन विद रिस्पेक्टिव रेगुलेशन। ये मैंने पॉइंट सबसे लास्ट में क्यों बोला क्योंकि सामने वाला तुम्हें लाया है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन देख के लाया है, ऐसे तो लाएगा
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिकली मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं एंड अपने बिजनेस को रन करते हैं। आज के दिन में उसको BNI का नाम दिया जाता है, बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, या जो भी आप बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? टू अल्टीमेटली ग्रो देयर बिजनेस। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है? ये 10-15 लोग को लेके आती हैं, दे वर्क टुगेदर, ग्रो देयर बिजनेस एंड हेल्प इन टर्न द मेंबर्स। ठीक है। तो सपोज बहुत सारे गांव वाले हैं, सपोज 25 गांव वाले आ गए उस गांव से, उन्होंने सिटी आके देखा, ओ यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अलग अलग है। फिर उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड काउंटर्स है एंड दे थॉट व्हाई नॉट रन अ फास्ट फूड काउंटर। पर क्या पॉसिबल है क्या अकेला कोई भी उस गांव से आके एक फास्ट फूड चेन बिठा दे? नहीं पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा उनके पास कारपेंटर है, उनके पास समवन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास एक शेफ है, उनके पास समवन जो यूटेंसिल्स ये सब वॉश कर दे उसके लिए है, कोई लेबर वर्क है। तो उन्होंने क्या किया, एक संगठन बना दिया, एक ग्रुप बना दिया एंड मिलके फास्ट फूड सेंटर खोला। अब इससे क्या होगा? नो वन इज एन एम्प्लॉय, एवरीवन इज एन मेंबर कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भला हुआ क्योंकि उन्होंने फ्लैट दिलाने में हेल्प किया, तो उसको भी उसका पार्ट का कमीशन मिल गया। जो शेफ है वो वहां काम कर रहा है तो उसको भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। जो यूटेंसिल्स वॉश कर रहा है उसने भी जितने यूटेंसिल्स वॉश किए उसको पैसा मिल गया। उसका जो भी काम है उसको वो उसके हिसाब से पैसा मिल गया। तो हियर नो वन फील्स एज एन एम्प्लॉय, प्लस एवरीवन फील्स टुगेदर कि ये तो अपना बिजनेस है, साथ का बिजनेस है, तो इसमें अपने को 100% देना चाहिए। So that is how cooperative societies in India work. Plus, considering the public and emotions of people in India, cooperative societies are a big hit. दिक्कतें सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहाँ होती है कि बहुत बार इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो वहाँ पे कोई कोऑपरेशन इंश्योर नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का गोल होता है टू रन द बिजनेस टुगेदर, वो नीचे 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 जाके पूरा खत्म हो जाता है। एंड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट रन बिजनेस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया दैट आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सम ऑफ द पॉपुलर नेम्स आर अमूल, लिज्जत पापड़। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? अमूल जैसे करते हैं। सो इट डज कि फ्रॉम द डेयरी फार्मिंग, एज नीश एज डेयरी फार्मिंग, वहां से लेके टॉप तक सबको इन्होंने मेंबर्स बना रखा है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब उनको क्या लग रहा है, अच्छा है ना मेरा तो बिजनेस आ रहा है। जो भी डेयरी फार्म से, उनको क्या लग रहा है, अच्छा है मेरा तो जो भी मेरा बिजनेस था दूध का, वो पहले मैं 2 किलो देता था, आज मैं 20 किलो दे रहा हूँ, तो मेरा तो बिजनेस एक्सपैंड हुआ है। जो भी पैकेजिंग कर रहा है वो क्या सोचता था, पहले तो मैं 10 पैकेट्स बनाता था, आज मैं 100 पैकेट्स बनाता हूँ। हुएवर इज सेलिंग, वो क्या सोचता था, पहले मैं 4 जन के प्रोडक्ट सेल करता था, आज मैं अपूल जैसी बड़ी कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो वॉट helps Amul through this is, सबसे पहला तो everyone feels that there is that they are a part of Amul and that is their part of work towards their business। तो वहां पे हेल्प करते हैं, वहां उनको कोई एम्प्लॉय रिटेंशन या इसकी कुछ है नहीं, दे कॉल एवरीबडी एज अ मेंबर। तो सबको लगता है हाँ यार अपना बिजनेस है, अपने को हेल्प तो करना चाहिए। दूसरा, इट एलिमिनेट्स मिडल मैन, एंड जहां पे भी मिडल मैन एलिमिनेशन होगा ना, वहां पे आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली लोअर। मतलब अब सपोज कि वेजिटेबल्स ले लो, वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म टू वेजिटेबल्स एट योर होम आर एट अ प्राइस डिफरेंस ऑफ मेनली 10 to 15 रुपीज पर वेजिटेबल। वहां पे उसको उगाने में करने में शायद 5 रुपए लगता होगा, आपके आते आते वो 20 रुपए हो जाता है। Why? Because there are a lot of middlemen involved, there is a lot of transportation involved, there is a lot of other cost involved. बट जब कोई मिडल मैन ही नहीं होगा तो क्या होगा, लोगों का कमीशन बीच का कट, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइसेस। तो अमूल प्लेज इट रियली वेल क्योंकि इसके थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी थिंग दे कैन रिड्यूस देयर प्राइसेस ऑल्सो, एंड वो प्रॉफिट्स भी कमा पाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उनको अनकंडीशनली अपना प्राइस हाइक करना पड़ता है, प्लस दे कैन इंश्योर क्वालिटी बिकॉज एज आई सेड यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का नहीं है, चल यार मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे सबको अपनी बिजनेस की चिंता है। सो
every person या every member involved in cooperative society contributes thinking it is their business. ठीक है, तो कुछ खास बातें अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर वी स्टार्ट ऑन कि हाउ टू ऑडिट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या खास बातें? सबसे पहले तो ये समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मुखिया होता है, मतलब जो इंश्योर करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब भला चल रहा है, सबकी दिक्कतें सुनता है, सबका सॉल्यूशंस निकालता है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व, एक या दो मेंबर्स तो है नहीं, लॉट ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व एंड एवरी मेंबर इज क्रूशियल फॉर बिजनेस. तो सबसे पहला वो इंश्योर करता है कि जो भी ये मुखिया जी होते हैं ये सबकी दिक्कतें सुनते हैं, सबका सोल्यूशन देते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं, जो भी अपने को टैक्स वैक्स पे करना है, जो भी अपने को लाइसेंस लेना है, जो भी फीस पे करना है, सब अपने कर रहे हैं, जितना भी अपने पे एक्ट्स लगता है वो सब अपने फॉलो कर रहे हैं. इन सिंपल लैंग्वेज जो भीड़े है गोकुलधाम सोसाइटी का, वही ये मुखिया जी होते हैं फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. दैट इज the one who ensure that everything in the cooperative society is going smooth. इस मुखिया को कहते हैं रजिस्ट्रार. Registrar. So a registrar of the cooperative society basically ensures that everything in cooperative society is going as per the rules and regulations. ठीक है, अब जैसे अपने जब कभी भी लड़की पसंद करने जाते हैं तो अपने क्या बोलते हैं, लड़का को लड़की पसंद है तो लड़की फिट. सिमिलरली यहाँ पे जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर पसंद करने जाओगे, अगर रजिस्ट्रार को लगता है फिट तो फिट, नहीं तो अनफिट, और किसी की नहीं चलेगी. बिकॉज ही इज द होल सोल मैनेजर, ही इज द वन हु इज मैनेजिंग द होल कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो अगर उससे पसंद है तो ऑडिटर इज एलिजिबल एंड ऑडिटर इज ओके फॉर अपॉइंटमेंट, एंड अगर उसे नहीं पसंद है तो ऑडिटर बिकम्स इनएलिजिबल फॉर दैट कंपनी. ठीक है, तो हमेशा याद रखना रजिस्ट्रार कौन होता है, एंड रजिस्ट्रार की ही पसंद से सिर्फ ऑडिटर आ सकता है और किसी की पसंद से नहीं. इस पे बहुत बार एमसीक्यूज आता है कि हु सिलेक्ट्स द ऑडिटर इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, अब ऑडिटर बन कौन सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बन कौन सकता है? तो आप बोलोगे यार मैम क्या भूतू जैसी बात कर रही हो, कंपनी ऑडिट के सब चैप्टर 1 से लेके आज हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीशन पे, और आप अब हमें पूछ रहे हैं ऑडिटर बन कौन सकता है. हमने इतना रिवीजन देखा है, हमने इतनी बार रिवाइज किया, हमें एकदम याद है कि ऑडिटर कैन ओनली बी अ सीए इन प्रैक्टिस, और कोई ऑडिटर नहीं बन सकता. प्लस अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन कर दे तो वो भी हो जाएगा इनएलिजिबल. आपको ये याद है, ग्रेट. मैं हर बार यही बोलती हूँ कि ओनली इन सीए इन प्रैक्टिस इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. पर यहाँ पे एक और एडिशनल इंसान है जो बन सकता है, या और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो बना सकता है एक इंसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर. क्या अपार्ट फ्रॉम सीए कौन बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर? तो इन सम स्टेट्स में भी लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रूल है कि अपार्ट फ्रॉम अ सीए इन प्रैक्टिस एनी पर्सन हु इज होल्डिंग diploma in cooperative accounts or who has served in the cooperative department of government is also eligible to become the auditor of a cooperative society. Government diploma in cooperative society, cooperative accounts, and worked as an auditor for cooperative department of government भी eligible है. ठीक है, एकदम ध्यान से याद रखना, बिकॉज इट इज इन द वेरी रेयर केसेस दैट एनीवन अपार्ट फ्रॉम an auditor is also eligible to become, sorry, anyone apart from a CA is also eligible to become an auditor. ठीक है, तो गवर्नमेंट सॉरी तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट लिख रहे हैं तो कौन कौन ऑडिटर बन सकता है? अ सीए इन प्रैक्टिस एंड एनी पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स और एनी पर्सन हु हैज सर्व्ड एज अ ऑडिटर फॉर द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट.
इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार, वो लिख के दे देते हैं कि गवर्नमेंट डिप्लोमा इसने कर रखा है, क्या ये ऑल्टर बन सकता है। बहुत बार बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, यार सीए प्रैक्टिस ही बन सकता है और तो कोई बन नहीं सकता, एंड दे attempt this question wrong. तो हमेशा हमेशा याद रखना कि only in case of a cooperative society apart from a CA in practice, any person holding government diploma in cooperative accounts or any person who has served as an auditor for cooperative department of government is eligible to become the auditor of that cooperative society. प्लस मैंने पहले ही बोला था कि एक ही जन का पसंद से ऑर्डर आएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसको सैलरी कितनी मिलेगी, जितना रजिस्ट्रार को सही लगे, मतलब जो भी स्टैट्यूटरी स्केल होगा, जो भी परसेंटेज बेस्ड होगा। मैं बहुत जगह वर्किंग कैपिटल पे परसेंटेज बेस्ड होता है, बहुत जगह कैपिटल पे बेस्ड होता है, बहुत जगह प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। तो जो भी परसेंटेज है, जो भी स्केल रजिस्ट्रार को सही लगता है, उतनी उसको सैलरी मिले। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई और सोसाइटी या कोई भी एंटिटी, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सभी मेंटेन करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो सबसे पहले क्या चीज करोगे, वो ट्रांजैक्शन को अटेम्प्ट करोगे तो या तो कैश दोगे या कैश लोगे, या बैंक से पैसे निकालोगे या बैंक में पैसे आएंगे। तो सबसे पहला चीज जो मुझे मेंटेन करना है दैट इज अ कैश बुक। बैंक वाला जो भी है वो बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा, वो बैंक का काम है। बाकी अपना काम क्या है, कैश बुक में उसकी एंट्री कर देना, ठीक है। अब उस पैसे दे के अब क्या क्या खरीद सकते हो, एसेट खरीद सकते हो तो फिक्स एसेट रजिस्टर में दिखा दो, डिपॉजिट खरीद सकते हो तो डिपॉजिट रजिस्टर में दिखा दो, इन्वेंट्री खरीद सकते हो तो इन्वेंट्री रजिस्टर में दिखा दो, एंड अगर उस पैसे से किसी को लोन दे दिया तो उसको श्योरिटी रजिस्टर में दिखा दो। अब ये श्योरिटी रजिस्टर कुछ खास है, बाकी सब नॉर्मल है। कैश बुक में कैश एंड बैंक की एंट्रीज आएंगी, एंड जो भी कैपिटल रेवेन्यू एंट्रीज है वो अलग अलग करके दिखानी होंगी। एसेट्स में जो एसेट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगा, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन आएगा, डिपॉजिट में डिपॉजिट का इंफॉर्मेशन आएगा। अब जब आप किसी को लोन दे रहे हो तो उसका एंट्री होगा इन द श्योरिटी रजिस्टर। ये श्योरिटी रजिस्टर क्या है, तो श्योरिटी रजिस्टर में आता है कि उस लोन के बदले उस मेंबर ने क्या पर्सनल सिक्योरिटी दे रखी है, एंड उस मेंबर के लोन को कितने लोगों ने बैकअप कर रखा है। मतलब तो in case of a cooperative society, if any loan is remitted to any member, apart from the personal security of that member, there is an additional requirement of backing up of at least 2 members of that society. मतलब अगर मिस्टर ए है जिनको अमूल से लोन चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए को एक और चीज इंश्योर करना पड़ेगा। क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने 2 मेंबर्स का गारंटी भी दे रखा है। मतलब अगर मिस्टर ए कल को नहीं चुका पाया, उनका पर्सनल सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं रहा, तो जो सपोज 2 मेंबर्स है बी एंड सी, वो मिलके उनका पैसा चुकाएंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला कि हर मेंबर के पीछे मैं 2 मेंबर की गारंटी दूंगा, एंड सपोज बी की ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं एंड सबने उनके नाम पे गारंटी दे दी बी के नाम पे कि चलो मैं नहीं दे पाया तो बी दूंगा, मैं नहीं दे पाया तो बी देगा। बट कल को बी ही ऑर्गेनाइजेशन से चला गया या सोसाइटी से चला गया या बी ही खुद बैंकरप्ट हो गया, तब क्या। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सोचा यहाँ पे तो लिमिट लगाना जरूरी है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी काइंड ऑफ लिमिट भी लगा सकती है कि बी 2 जन का ही गारंटी दे सकता है, या बी 3 जन का ही गारंटी बन सकता है, या बी अपने कैपिटल का 2x अमाउंट का ही गारंटी दे सकता है, या बी सिर्फ अपने क्लोज मेंबर का ही गारंटी दे सकता है, कुछ भी। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कैप लगाना जरूरी है, क्योंकि वरना बहुत सारे लोग गारंटी में एक ही मेंबर का नाम दे देंगे एंड पता चला वो खुद मेंबर ही गायब हो गया, ठीक है। तो श्योरिटी रजिस्टर में बेसिकली आएगा कब लोन दिया, किसको लोन दिया, उसका पर्सनल सिक्योरिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है, और कौन से मेंबर्स श्योरिटी है उसकी। प्लस ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना चाहिए कि मेंबर्स का जो भी लिमिट है 2-3 कैपिटल लिमिट जो भी है वो फॉलो हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑल्दो लिमिट इज की ट्वाइस अप टू कैपिटल आप गारंटी बन सकते हो, बट
सब जन ने मिस्टर बी को गारंटी दी है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड ऑल्सो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आपके कैप्स, जो भी आपके लिमिट्स है वो फॉलो होने चाहिए। दिल्ली के कोऑपरेटिव सोसाइटी में रूल है कि कैपिटल से 2x तक ही आप गारंटी दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने बोला ना, जैसे नंबर पे भी आप कर सकते हो कि बी या सी सिर्फ दो ही जन का गारंटी बन सकता है, सिर्फ क्लोज मेंबर्स का गारंटी बन सकता है, सिर्फ उनका ही गारंटी बन सकता है जिनका कैपिटल इससे ज्यादा है, तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस भी आप प्लेस कर सकते हो। अब जब हमने वाइफ इंटू कैपिटल की बात करके कैपिटल की बात उठाई दी है, तो एक और चीज समझा देती हूँ कि कैपिटल पे भी लिमिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। कैपिटल पे भी लिमिट है मैम, उसके तो पैसा आ रहा है, उसको क्या दिक्कत है। बट ये लिमिट क्यों है, ये आप कंडीशन जान के समझोगे। तो कैपिटल पे लिमिट क्या है कि ओनली a member can have 20% of the entire shareholding or value which is less than 1000, उससे ज्यादा नहीं करना। मतलब मैक्सिमम 20% of the entire shareholding या entire society, एंड अगर आपके वैल्यू बेसिस पे है तो जिसका वैल्यू 1000 से कम है, कुछ भी, इससे ज्यादा आप कैपिटल नहीं रख सकते। अब ये कंडीशन यहाँ क्यों लगाया गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होती क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि जब आप लोगों के संगठन पे आ रहे हैं, एंड अगर मैं किसी एक को इजाजत दे दूं कि भैया तुम ही 50% ले लो, तो कल को क्या करेगा, कल वो दूसरों पे रूल करने लगेगा एंड कहेगा कि यार मेरा सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है, तुम्हें तो टेंशन ही नहीं है, मैं ही सब कुछ बताऊंगा, मैं ही सारे रूल्स डिक्टेट करूंगा। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम लिमिट ही 20% या वैल्यू अप टू 1000 कर दिया कि एवरी मेंबर डज हैव अ इक्वल शेयर, एंड अगर इक्वल शेयर नहीं भी है तो कोई भी माइनॉरिटी सेक्शन में नहीं आ रहा है, कोई भी मेजॉरिटी नहीं बन जा रहा है। ठीक है, लोन्स आप दे सकते हो, मेंबर्स को दे सकते हो एंड भाई बहन यानी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हो, पर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने से पहले आपको मुखिया जी की परमिशन चाहिए, मतलब रजिस्ट्रार का परमिशन चाहिए। एंड डिपॉजिट तो आने दो आने दो आने दो, जिससे भी आना है, मेंबर्स नॉन मेंबर सबसे आने दो। ठीक है, अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना ही बिजनेस करके कमा लेगा, उससे तो जो बिजनेस से पैसे आए वो कहीं इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था पैसों को घर पे रखोगे तो अचानक से वो उगेंगे तो नहीं, उन पैसों को ग्रो करवाना पड़ेगा थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो आप इन पैसों को कैसे ग्रो करवाओगे, मैं 5 चीजें बताऊंगी जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकता है, एंड इन 5 चीजों में कुछ कॉमन है, ध्यान से सुनना एंड ध्यान से सोचना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि इन 5 इन्वेस्टमेंट्स में क्या कॉमन है, एंड ये रूल इन्वेस्टमेंट्स के लिमिट का क्यों लगाया गया। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली बिक्का में इन्वेस्ट कर सकती है, बिक्का में। तो बी से क्या हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में। आई से क्या हुआ, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सिक्योरिटीज में। सी से क्या हुआ, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अनदर सी से क्या हुआ, एनी society or any person carrying on business other than cooperative bank or cooperative society mentioned above. And A से any other authority, any other authorized security. ठीक है, तो ये 5 चीजें इज द लिमिटेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ इन 5 चीजों पे करेगा। अब माय क्वेश्चन इज व्हाट इज अ थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज इन्वेस्टमेंट टाइप्स या ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटीज। तो इन 5 चीजों में जो कॉमन है दैट इज दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपका पैसा लेके कोई भागेगा नहीं। एंड यहाँ पे इन कोऑपरेटिव सोसाइटी सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि दे सोसाइटी इज क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। तो सब अपने थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पे लेके आते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चाहती कि जितने भी पैसे आप अपनी मेहनत से लेके आए हो वो डूब जाए। एंड हम कोई स्पेक्यूलेटिव फर्म है नहीं जो जाके शेयर्स ये सब में इन्वेस्ट करेंगे, 2 दिन में पैसे डबल, 3 दिन में पैसे डबल। अरे 3 दिन में पैसे डबल हो भी या नहीं भी सकते, पर 3 दिन में पैसे डूब जरूर सकते हैं। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी स्पेक्यूलेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना अलाउड नहीं है। दे आर ओनली अलाउड टू डू सेफ इन्वेस्टमेंट्स वेयर दे कैन हैव अ रीजनेबल शेयर ऑफ अर्निंग एंड ऑल्सो दे कैन एंश्योर दैट दे विल गेट देयर मनीज बैक। ठीक है, उसके अलावा अगर
जो भी प्रॉफिट आएगा मेरी सोसाइटी का, उसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज जो मुझे ध्यान रखना है, इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज्यादा, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 25% अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेगी। कितना? 25%। ये रिजर्व फंड कब यूज आएगा? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी मेंबर को कोई तकलीफ आ जाती है, या सोसाइटी को ही अचानक से कोई बड़ा एक्सपेंस आता है, तो वो ये रिजर्व फंड से पैसे निकाल सकती है। बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पिगी बैंक है। तो पिगी बैंक में उसे हर बार प्रॉफिट से कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं? अप टू 25%। अगर जो भी मेंबर्स हैं उनको लग रहा है नहीं यार इस बार 25% नहीं होगा, इस बार खर्चे ज्यादा है, या इस बार मेंबर्स को कुछ भी शेयर देना है या डिविडेंड फॉर्म में देना है, या फिर इस बार कुछ और खर्चे करने हैं या ऑल्टर को ज्यादा देना है, तो फिर ये परसेंटेज वो रिड्यूस कर सकते हैं। पर कब तक? ओनली 10% तक। मतलब 25% तो आपको देना ही चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं अभी देने लायक नहीं हूँ, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 10% फिर भी देना होगा। आप कितने भी खर्चे लगा लो, पर 10% तो आपको रिजर्व फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। तो इसमें मुझे क्या क्या याद रखना है कि 25% तक मुझे रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मुझे मिनिमम 10% तक तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज मेरा प्रॉफिट था 500। ठीक है। तो मैं इस बार मैंने देखा कि इतना पैसा नहीं है कि मैं रिजर्व फंड में डाल पाऊँ, तो मैंने कहा कि चलो 10% तो कंट्रीब्यूट करना ही रहता है, मैं 20% कर देती हूँ। मैंने 20%, 100 रुपया कर दिया रिजर्व फंड में कंट्रीब्यूट, एंड रिजर्व फंड में उसे डाल दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि इस बार 10% ज्यादा कर दिया तो नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ मिल जाएगा क्या? आपको हर साल 25% करना चाहिए। अरे यार आपने तो 5% कम किया है, ये सोचो। आपको तो फिनेंशियल कंडीशन वाला जो प्रोविजन है वो ये डाला गया कि अगर आपकी हालत बहुत खराब है, आपको लग रहा है नहीं यार इस बार नहीं होगा, इस बार बाकी खर्चे एसेंशियल है, तब आप 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 25% से नीचे बढ़ना नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आपने बोला चलो ठीक है 25% में नहीं कर सकती, एंड 10% तक मैं जाना नहीं चाहती, मैंने 20% कर दिया, 400 रुपया बचा। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरा चांस जहां मिलता है अपने प्रॉफिट स्पेंड करने का, दैट इज इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है कि मैक्सिमम आप 10% तक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर कंट्रीब्यूशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को रिजर्व फंड का पैसा निकालना है, सबसे पहले मेरे को उसका बंटवारा करना है एंड उसमें पैसे डालना है, उसके बाद ही दूसरा काम होगा। तो दूसरा काम मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, पर कितना? ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%। अब ये 360 अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो अपने मेंबर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है, नहीं तो वापस री इन्वेस्ट भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिजर्व फंड का प्रोविजन मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखना 25% तक आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो मेरे को 10% फिर भी मिनिमम करना। ठीक है। एक बार बुक से देखते हैं ये सब, फिर अपने देखेंगे कि ये जो अपने इतना सारा भयंकर भयंकर आइटम्स पड़े हैं इनका ऑडिट कैसे करते हैं। रजिस्ट्रार जो होता है परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Registrar shall cause to be audited the registered society once at least in every year. ऑडिट में क्या क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग, जो हमें पहले से ही पता है कि अगर आप ऑडिट करा रहे हो तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। The registrar, the collector or auditor shall have all times access to books of accounts, papers, securities, and every officer of the society shall furnish such information of the society as the person making such inspection may require। मतलब ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा एक्सेस होगा, जो भी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कोई भी अगर उसे अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो उसका उसके पास एक्सेस होगा। क्वालिफिकेशंस, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपार्ट फ्रॉम सीए और कौन बन सकता है? ऑडिटर।
person holding government diploma in cooperative accounts or corporation and accounts, and a person who has served as an auditor in the cooperative department of government. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार मैं बोल रही हूँ याद रखना, ऐसा गलती नहीं करके आना एग्जाम हॉल में कि अगर तुमसे पूछे कि कौन बन सकता है ऑडिटर तो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस लिखा है, दैट इज नॉट करेक्ट। सम स्टेट्स में ये भी पॉसिबल है कि एनी पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा या एनी पर्सन हु हैज सर्व्ड एज ऑडिटर फॉर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इज आल्सो एलिजिबल। अपॉइंटमेंट एक ही जन को पसंद आना चाहिए, ऑडिटर, रजिस्ट्रार। उसके अलावा उसे पैसे कितने मिलेंगे, जितना रजिस्ट्रार को सही लगे, यानी स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस प्रिस्क्राइब बाय रजिस्ट्रार। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, कैश बुक, कैश बुक में मैं मेंटेन क्या करूंगी, कैश एंड बैंक एंट्रीज, उसमें मैंने बाइफिकेशन किसका बोला था, कैपिटल एंड रेवेन्यू का कर दो। स्टॉक रजिस्टर में मैं इशू करूंगी कितना, स्टॉक रजिस्टर में मैं मेंटेन करूंगी कितना स्टॉक आया, कितना गया, कितना बैलेंस है, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक का मेथड क्या है, एवरीथिंग। रजिस्टर ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट में मैं एसेट का जितना डिटेल्स है वो सब मेंटेन करूंगा। रजिस्टर ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स में मैं मेंटेन करूंगी कितना एफडी में इन्वेस्ट किया, क्या उसका रेट है, क्या उसका टेन्योर है, क्या उसका टर्म्स है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एफडी। एंड जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर ऑफ श्योरिटी, उसमें मैं क्या देखूंगी, उसमें मैं देखूंगी कि जो भी लोन दिया गया उसमें अपार्ट फ्रॉम पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ या पर्सनल श्योरिटी ऑफ मेंबर, देयर आर 2 other members of cooperative society who has guaranteed or backed up that loan। फिर क्या मेंबर जो भी गारंटी देने लायक है उनको अनलिमिटेड गारंटी का पार्ट बना दोगे क्या, नहीं, उनपे कैप या उनपे एक लिमिट लगना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर हमें चेक करना चाहिए कि वो सारे लिमिट्स फॉलो हुए हैं ना। शेयर होल्डिंग क्या अनलिमिटेड रख सकते हैं क्या, नहीं, अनलिमिटेड रखेंगे तो सब जन राजा बन जाएंगे, तो अनलिमिटेड नहीं रख सकते। कितना शेयर होल्डिंग रख सकते हैं, मैक्सिमम 20% और वैल्यू दैट इज लेस देन 1000, मतलब 20% से ज्यादा या 1000 रुपए से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं चलेगी। बाकी और कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एक्ट बता सकता है। लोन हम किसको दे सकते हैं, सबसे पहले मेंबर्स को दे सकते हैं, दूसरा भाई बहन मतलब अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे सकते हैं, बट ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम रजिस्ट्रार। बोरोइंग, हम पैसे तो सबसे ले सकते, हम ऐसे भी मंगतोड़े होते हैं जिसका जो पैसा आने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा देने में हम थोड़ा सोचते हैं, पैसा आने में कुछ नहीं है। नॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस या जो भी कंडीशंस है इम्पोज्ड बाय बायलॉज सोसाइटी में एक्सेप्ट लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन बिका, क्यों, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप्स होती है। तो बिका में सबसे पहले बी से क्या था, कोऑपरेटिव बैंक, आई से क्या था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में स्पेसिफाई की गई सिक्योरिटी, सी से क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर दूसरा सी से क्या था, एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, एंड लास्टली ए से क्या था, एनी सिक्योरिटी परमिटेड बाय रिक्विजिट अथॉरिटी। प्रॉफिट कैसे कैसे देने हैं, सबसे पहला तो 25% अपने को रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, बट अगर अपने पास तंगी चल रही है या उतने पैसे नहीं है तो अपने को कितना फिर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, 10%। ये सब किससे होना चाहिए, मेंबर्स के अप्रूवल से होना चाहिए। एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए अपने को कंट्रीब्यूट करना है तो अपने कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, 1 मिनट लो, फटाफट रीड करके और देन वी विल गो फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स। डन, आओ
ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखते हैं। आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी सीन इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से कमाती है, उनके खर्चे कहाँ लगते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी बिजनेस रन करती है वहां से वो कमाती है, जो भी लोन्स पेमेंट करती है उसकी इंटरेस्ट से कमाती है, जो भी गारंटीज जो बाकी फेल हो जाते हैं एंड जो भी सिक्योरिटी देखी जाती है उससे कमाती है। शेयर कैपिटल यानी जो भी कंट्रीब्यूशन कंपनी मेंबर्स करते हैं उससे कमाती है। उसके खर्चे क्या क्या है, बिजनेस को रन करने के खर्चे हैं, जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देती है उसके खर्चे हैं, फिर उसके बाद अगर घर बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके खर्चे हैं, अदर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके खर्चे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी ऑडिट में जाते हैं, अब तक आप समझ चुके होंगे, सबसे पहले आता है इनिशियल वर्क। हर ऑडिट में जाके हम कुछ इनिशियल वर्क करते हैं, मतलब पहले ये काम करेंगे फिर स्पेसिफिक एरियाज में जाएंगे। क्या इनिशियल काम करते हैं हम सबसे पहले, तो हम देखते हैं कि रूल्स फॉलो किए हैं ना, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो भी उस स्टेट पे लगता है या जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है वो सब के रूल्स फॉलो किए हैं ना, जैसा जैसा वो एक्ट में स्टेटेड है वैसे वैसे ही हमने काम किया है ना। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स तो फॉलो किए हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो नहीं किए, जो भी एप्लीकेबल इंटरनल कंट्रोल्स है उस कंपनी पे वो सारे फॉलो करने चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शंस है दैट आर गाइडेड बाय प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर। अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो एक कंट्रोल क्या हो सकता है कि हर जन से महीने के एंड पे हिसाब ले लिया कि यार तेरा कितना लगा, कहाँ का खर्चा लगा, कैसे कैसे हुआ। फिर अगर बहुत सारे यूनिट्स है तो सबसे ले लिया कि इस बार अपने कितना टारगेट किए थे, कितना हुआ, कैसे हुआ। जो भी इतने सारी यूनिट्स है उसमें सबसे बेस्ट इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन नहीं है एंड से वेस्टेज चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो दूसरा चीज अपने को देखना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपर्ली फॉलोड। एंड तीसरा एक यूनिक चीज है इसमें जो अपने जनरली कोई भी इनिशियल वर्क में नहीं सुनते एंटिटी की, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना। अभी अपने कोई भी दूसरे एंटिटी के काम में क्यों नहीं सुनते, देखो क्योंकि वहां पे मेंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रेस्टोरेंट में क्या मेंबर्स इंपॉर्टेंट है क्या, जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, नहीं, क्या करोगे तुम मेंबर्स का जान के। बट यहाँ पे जब सोसाइटी का एसेंस ही सिर्फ उसके मेंबर्स है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जानना तुम्हें या देखना तुम्हें बहुत जरूरी है कि कौन कौन मेंबर्स है, कितना कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है, कंट्रीब्यूशन सही है ना, लिमिट एक्सीड नहीं की है ना, कौन कौन किस किस की श्योरिटी है, क्या वो एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, उनका क्या पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको क्या रिटर्न्स जाता है, कैसे जाता है, एवरीथिंग। in other entities members are not that important but in cooperative society it is only the members who are important। तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आते इनकम पे। इनकम पे तो इनकम आप कैसे चेक करोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि जहां से रोकड़ा आया, मतलब पैसा जहां से आया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो अगर कैश आया अगेंस्ट शेयर कैपिटल तो उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर से चेक कर लो, जिन जिन का वैसा आया है वो सबका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना चाहिए एंड उतना ही डिनोमिनेशन उन्हें मिला भी होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले शेयर कैपिटल से पैसा आया तो इंश्योर कर लो कि वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से चेक है। फिर अगर कुछ बेच के यानी सेल से पैसा आया तो इंश्योर कर लो कि उसके अगेंस्ट पे सारे इनवॉइसेस है, सारे सेल्स ऑर्डर्स है, सारे जो भी बिल्स है या कस्टमर कॉपी है वो सारे अटैच्ड है। फिर अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट आया है फ्रॉम सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट तो इंश्योर कर लो उसका आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में या डिपॉजिट्स में जिक्र है एंड उसका प्रॉपर डिटेल से ये अमाउंट मैच कर रहा है। मतलब अगर उनमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 8% तो 8,000 रुपया ही आया है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। फिर अगर आपने जिसको लोन्स दिए थे, मतलब अपने मेंबर्स को या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो लोन दिए थे उससे इंटरेस्ट आया तो वो आप कैसे वेरीफाई करोगे, थ्रू लोन अग्रीमेंट। लोन अग्रीमेंट में जितना इंटरेस्ट स्पेसिफाइड है उतना ही इंटरेस्ट आना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। एंड लास्टली अगर आपके पास कुछ मेंटेनेंस का खर्चा आया है लोगों से, मतलब आपके मेंबर्स ने मिलके
कुछ मेंटेनेंस पे किया है सोसाइटी को, जो सोसाइटी उसका इतना ख्याल रखती है, जिस सोसाइटी की वजह से वो सारा अपना बिजनेस कंडक्ट कर पा रहे हैं, या जो सोसाइटी की वजह से वो उनका वेरीफायर हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है, अगर वो सोसाइटी कभी पैसे मांगती है कि अब हम सबको थोड़ा थोड़ा गुल्लक में पैसा डालना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम छोटी सी झोपड़ी से बड़े से बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए एवरी पर्सन विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो अगर उसका कोई इनकम आता है तो आप कैसे इंश्योर करोगे? 3 चीजों से। पहले तो वो मेंबर से ही आया है या नहीं आया, मतलब आप उसे चेक कर लोगे कि जितना भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था उनका नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। फिर दूसरा आप किसे चेक करोगे कि जितने भी लोगों ने पैसे दिए होंगे, हमने सबको एक मनी रिसीट दिया होगा कि हाँ भाई आपके पैसे आ गए, वरना अगला भी कैसे समझेगा मेरा पैसा चला गया है, या मेरा पैसा सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, या मेरा पैसा यूज हो रहा है ना। तो आप मनी रिसीट से चेक कर लो, मनी रिसीट का अकाउंट फाइल उनके पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा, तो चेक कर लो कि वो मनी रिसीट है। एंड लास्टली आप चेक कर लो, जब भी सोसाइटी ऐसा पैसा मांगती है या कोई भी रीजन के लिए उनसे कुछ डिमांड करती है पैसे, या कोई भी मेंटेनेंस फीस डिमांड करती है, तो दैट इज इन अ रिटन नोटिस या रिटन लेटर। तो वो डिमांड्स भेजती है अपने सारे मेंबर्स को। तो इंश्योर कि आप वो डिमांड से चेक कर लो कि सोसाइटी ने कितने पैसे मांगे थे एंड हर जन ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी ने 1000 रुपया मांगा एंड आप सबने 10-10 हजार रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, इतना कोई भला नहीं होता है। तो जो भी मेंटेनेंस फीस आ रही है वो आप 3 जगह से वेरीफाई करोगे, रिसीट नोट्स यानी मनी रिसीट से, डिमांड से, एंड जो भी आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उससे। ठीक है। अब अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, एक्सपेंसेस, तो उसमें आपको क्या इंश्योर करना है? अगर कोई भी बड़ा यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दैट इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर बिल्स, प्रॉपर इनवॉइसेस। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कल को बिल्डिंग खरीदने गए, हाँ ये बिल्डिंग पसंद आ रहा है ले लेते हैं, भाई बिल्डिंग कोई छोटी चीज नहीं है। या मशीनरी खरीदने गए, हाँ ये मशीनरी सुंदर लग रहा है पिंक कलर में ले लेते हैं, मशीनरी कोई छोटी चीज नहीं है। तो आपको इंश्योर करना चाहिए जो भी एसेट्स या जो भी यूज फाइनेंशियल या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसमें प्रॉपर बिल्स है, इनवॉइसेस है, ऑथराइजेशन है। ऐसा नहीं है रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना अच्छा कल मन क्या जाके ले आते नहीं, अल्टीमेटली रजिस्ट्रार का आपको ऑथराइजेशन चाहिए कि ये मुझे लाना भी चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब आपने सामने वाले को पैसे दिए होंगे तो उसने आपको बिल्स और इनवॉइसेस के साथ एक मनी रिसीट भी दिया होगा कि हाँ हमने पैसे रिसीव कर लिए, तो इंश्योर कर लो वो भी है आपके पास। एंड एंट्री उसकी कैश की या बैंक की कैश बुक या पासबुक में। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने लोन्स की इंटरेस्ट चुका है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन ले रखा है, तो उसमें देख लो कि वो लोन अग्रीमेंट के हिसाब से ही है। एंड लास्टली अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस या सैलरी या कोई भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो मेक श्योर दैट इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर्स, इट इज एज पर द अग्रीमेंट एंड एज पर रेजोल्यूशन। मतलब कि सपोज अगर ऑडिट फीस है तो हमने ऑडिटर को बोला था कि हम तुम्हें 10% ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो ये उसके लेटर ऑफ एंगेजमेंट में भी लिखा था एंड हमने हमारे अग्रीमेंट में भी लिखा था। ठीक है। तो आपने अगर ऑडिट फीस देखा तो आपको क्या इंश्योर करना चाहिए? एज एन ऑडिटर भी आपने अगर देखा तो आपको क्या इंश्योर करना चाहिए? ये 10% ऑफ प्रॉफिट पे ही है, एज पर अग्रीमेंट ही है, एंड अगर उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन या रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड था तो वो भी पास हुआ है। प्लस ऑडिटर आपको बिल देगा या जो भी इनवॉइस देगा वो रेज हुआ है। ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस है, मे बी कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, जैसा मैंने आपको बोला घर वर बनाने के लिए अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, जो लेबर एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, कोई रेंट एक्सपेंस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकर कर रहा है, वो 3 चीजों से सपोर्टेड होना चाहिए, अग्रीमेंट्स, रेजोल्यूशंस एंड वाउचर्स। ठीक है। तो बहुत केसेस में आपको अग्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत केसेस में आपको रेजोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, बट वाउचर्स या मनी रिसीट्स आपको हर जगह मिलेंगे। तो इंश्योर कि आप जो भी एक्सपेंस चेक कर रहे हो दैट इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर्स और प्रॉपर मनी रिसीट। फिर अगर एसेट्स आपको चेक करने हैं तो एसेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 इंपॉर्टेंट चीजें चेक करने बोलता है। अब मैंने आपको जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे पहला पेज भी दिखाया था उसमें क्या लिखा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोसीजर्स इंक्लूड असेसमेंट ऑफ ओवरड्यू डेट्स,
वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो मैंने बोला ये तो हम हर जगह करते हैं, बट यहाँ पे देयर इज अ स्पेशल मेंशन अबाउट दैट। तो एसेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको चेक करने बोलते हैं जो भी डेटर्स, मतलब जिनसे भी हमने पैसा पाना है एंड अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा है तो फिर उसका डिटेल्स दे दो। 6 महीने से कब तक, तो 6 महीने से 5 साल का डिटेल्स दे दो, एंड उसके बाद मोर देन 5 ईयर्स करके उनका डिटेल्स दे दो, क्योंकि मेंबर्स अपना दिन रात मेहनत लगा के वो पैसे इकट्ठा करते हैं, उनको सेल करते हैं, एंड जब ये पैसे नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मेंबर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि इनका, इन कस्टमर्स का या इन डेटर्स का पैसा आज भी ड्यू है एंड इट शुड बी रिकवर्ड। ठीक है, तो जितने भी डेटर्स ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो अप टू फ्रॉम 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स का एक ग्राफ बना दो, एंड मोर देन 5 ईयर्स का बना दो कि इतना इतना अमाउंट इनका ड्यू है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी बता दो कि अगर आपको बातचीत करके लग रहा है हाँ ये रिकवरेबल है या नहीं है तो वो भी बता दो, प्लस उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा ये भी बता दो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये रिकवरी का चांसेस इसका बहुत कम है, तो जो भी बैड डेट्स बनने हैं वो बनवा दो। या आपको लग रहा है कि नहीं ये आ सकता है पर इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी में ही डलवा देना चाहिए, इसका आना बहुत मुश्किल है, तो वो भी बता दो। तो जो भी आपको लगता है डेटर से रिलेटेड जो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, उनका एडजस्टमेंट क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका प्रोबेबिलिटी क्या है रिकवरी का, वो आपको बताना पड़ेगा। सिमिलरली ये तो बाहर वाले हो गए, अगर घर वालों ने ही वो कर रखा है, घर वालों ने ही आपके साथ विश्वासघात कर रखा है, मतलब घर वाले ही पैसे नहीं लौटा रहे, यानी मेंबर्स ही पैसे नहीं लौटा रहे जिनको आपने लोन्स दिए थे, तो उसके बारे में भी बता दो। ठीक है, तो उसके बारे में कैसे बताओगे कि इतना मेंबर्स का इतना आज भी लोन्स या रीपेमेंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है, एंड जिन भी लोगों का इंटरेस्ट आफ्टर ओवरड्यू होने के बाद आएगा, सपोज मिस्टर ए को हमने लोन दिया था 5,000 का एंड उनका ड्यू डेट था 31 मार्च, उनको 500 रुपया दे देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया, हमने अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री मार के रख दिया कि इतना इनका पेबल है। अब उन्होंने ये पैसे दिए 7 अप्रैल को, तो क्या करूंगी, क्या मैं इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट क्रिएट करूंगी क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है अगर आपको कोई मेंबर ओवरड्यू इंटरेस्ट देता है तो उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करो, उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इंश्योर कि जब भी कोई भी मेंबर को ओवरड्यू इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको नॉर्मल इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं दिखा रहे, आप उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में दिखा रहे हो। इससे क्या होगा कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट आ रहा है या जिनका पेमेंट इतना दिन तक ओवरड्यू रह रहा है, तो दे कैन टेक अ डिसीजन दैट वेदर द मेंबर्स अदर मेंबर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और नॉट, और whether any penalty या punishment is required from the part of society। ठीक है, एंड लास्टली आपको इंश्योर करना है जो भी बैड डेट्स आपने दिखाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो भी डेटर्स दिखाए है कि इनका पैसा नहीं आएगा, वो सब प्रॉपर्ली ऑथराइज होने चाहिए या तो बाय रजिस्ट्रार या बाय ऑडिटर। तो इन केस ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र है ना, हाँ, इन केस ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पे रूल ऐसा आता है कि जब भी आपको बैड डेट्स दिखाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैड डेट्स एडजस्ट करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपको उसके लिए ऑडिटर की परमिशन चाहिए और बाकी जगह पे जनरली रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए। तो देख लेना कि जितने भी बैड डेट्स दिखाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दैट आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। एक बार बुक से देखते हैं इसको। इनिशियल वर्क में हमने क्या क्या बोला था, सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं ना, फिर दूसरा इंटरनल कंट्रोल इज इन प्लेस, मतलब इफेक्टिव है, काम कर रहा है ना, एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे यूनिक पॉइंट इसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी आप चेक करोगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से मेंबर्स है, कितना कितना का किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड व्हाट इज द रिटर्न दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। इनकम में आपको क्या चेक करना है, अगर शेयर कैपिटल से इनकम आया है तो हम चेक करेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स,
फिर अगर डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ आया है, मतलब सिक्योरिटी से इनकम आया है, तो हम चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। अगर सेल्स ऑफ द कंपनी से पैसे आए हैं तो आप चेक करोगे इनवॉइसेस या बिल्स इशूड। अगर लोन इंटरेस्ट से पैसा आया है तो आप चेक करोगे लोन अग्रीमेंट्स। एंड अगर मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए पैसा आया है तो उसके लिए आप चेक करोगे डिमांड, मनी रिसीट एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एक्सपेंडिचर, जब आपको एक्सपेंस की वाउचिंग करनी है तो आप क्या क्या देखोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दैट इज ऑथराइज्ड, प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय बिल्स, मनी रिसीट्स होने चाहिए, कैश बुक या पासबुक में एंट्रीज होनी चाहिए। अगर नॉर्मल ऐसे ही आपको एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वॉच करने तो आपको क्या क्या देखना चाहिए कि अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, रेजोल्यूशन एंड मनी रिसीट से सपोर्टेड है ये। एंड अगर लोन्स का पेमेंट चेक करना है तो आप लोन अग्रीमेंट से चेक कर सकते हैं। एसेट्स में हमें सबसे पहले क्या देखना है? ओवर ड्यू एसेट्स का, यानी ओवर ड्यू डेटर्स का, कब से कब तक? 6 महीने से ज्यादा एंड अप टू 5 years। उसके बाद है तो मोर देन 5 years करके दिखा दो। इसके अलावा हमें क्या बताना है इनके लिए कि इनका रिकवरी का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा। ठीक है। फिर अगर कोई मेंबर ने ओवरड्यू इंटरेस्ट चुकाया तो क्या उसको इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे क्या? उसको आप क्रेडिट करोगे ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में। एंड लास्टली अगर बैड डेट्स राइट ऑफ की है तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रजिस्ट्रार को ऑथराइजेशन चाहिए बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए, बट इन केस ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज सेड दैट ऑडिटर्स नीड टू ऑथराइज बैड डेट्स। मतलब ऑडिटर के हिसाब से अगर ऑडिटर को लगता है बैड डेट होगा या बैड डेट राइट ऑफ होना चाहिए बुक्स में तो राइट ऑफ होना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो आपको वहां पे और बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि आपके बेसिस या आपके जजमेंट पे बैड डेट्स राइट ऑफ होता है। Writing of bad debts should be with prior authorization from management committee of society. According to Maharashtra Cooperative Society rules, a bad debt can be written off only when it is certified to be irrecoverable by an auditor. This casts a special obligation on auditor to ascertain whether the debt in question was created with the rules of society and whether it has really become bad and irrevocable. मतलब बाकी केसेस में तो आपको सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि बैड डेट सही है या नहीं है, बट यहाँ पे तो आप पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट हो जाती है, क्योंकि कल को अगर मेंबर्स ने पूछा इसका रीजनेबिलिटी तो आंसर आपको ही देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज यू हु हैज ऑथराइज्ड राइटिंग ऑफ दिस बैड डेट। ठीक है, टेक अ 5 minutes ब्रेक, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एज आई से इस चैप्टर से एकदम नॉर्मल पूरा ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या वैसे पूरा उठ के क्वेश्चन आ जाता है, कुछ इधर उधर का बात या चैप्टर नहीं करता। जो भी आपने पढ़ा है उसको हम फिर से क्वेश्चन आंसर में एक बार सॉल्व करेंगे। गिविंग यू अ 5 minutes ब्रेक, एक बार फटाफट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रिवाइज करो एंड फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में एज आई से डायरेक्ट है तो मतलब पूरा बुक से है तो अपने को साथ में बोल बोल के करना है। तो ये सारे प्रोविजंस आप फिर से क्वेश्चंस में पढ़ोगे, बट उस टाइम आपको पढ़ना चाहिए विद द पर्पस ऑफ रिविजन की मैम बोल रही है तो मैं भी साथ साथ बोल रहा हूँ तो मुझे बोल बोल के याद हो जाए। ठीक है, तो एकदम 5 minutes का ब्रेक लो, फटाफट रिवाइज करके आओ एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर्स।
हेलो एवरीवन, आई होप यू आर बैक फ्रॉम अ वंडरफुल ब्रेक। ब्रेक के पहले हमने कवर किया था ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड अभी इट्स द टाइम जब हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में है। ये पहला और आखिरी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया है इस पे आज तक। एक बार नहीं, 4 बार आया है क्वेश्चन, 4 टाइम्स। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रिस्पेक्टिव क्वेश्चन है अपने एग्जाम्स का। ये अपने को ध्यान से करके जाना है। पर एक ही क्वेश्चन आया, रेपिटेटिव क्वेश्चन आया है, तो इट इज अ चांस कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। अरे ये तो बहुत ईजी है। क्या क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें बताना है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था? रूल्स, सॉरी, एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है ना। इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो किए है ना। उसके बाद जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है सब फॉलो किया है ना। वैल्यू फॉर मनी है ना। एंड फ्रॉड एंड एरर आइडेंटिफाई किया ना। इसके अलावा हमें ऑडिट कैसे करना है, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर कैसे करनी है, तो सबसे पहला जो हमें करना है वो रूल्स एंड रेगुलेशन का अंडरस्टैंडिंग लेना है। यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट दिया है अपने, बाकी 2-3 पॉइंट्स जो और पड़े थे वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन का अंडरस्टैंडिंग लेना है, देखना है कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी एक्सपेंडिचर है वो एज पर अथॉरिटी हुआ है ना, एज जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी ने आपको ग्रांट दिया था उसी पर्पस के लिए हुआ है ना। उनको प्रॉपर इंटीमेशन तो दिया है ना कि एक्सपेंडिचर ऐसे ऐसे इनकर किया है एंड इसका रिजल्ट ये है। उसके बाद अगर कोई बड़ा खर्चा है, मतलब कि कोई प्रोविजन फॉर फंड्स है, यानी तुमने कोई गुल्लक बना रखा है, तो इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर उस गुल्लक से ही हो उस पर्पस के लिए एंड वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो। फिर अगर उससे भी बड़ा खर्चा है, मतलब कोई स्कीम का खर्चा है जो कंटिन्यूस एंड ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, तो आपको उसके लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकल है, मतलब उसी पर्पस के लिए खर्चा हो रहा है, किसी और के लिए नहीं है, एंड जो भी टारगेट है उस स्कीम का दैट इज मेट। इसके अलावा मुझे इंश्योर करना था कि जो भी फ्रॉड एंड एरर्स है मैं वो डिटेक्ट कर रही हूँ। फ्रॉड कौन कौन सा एरिया में हो सकता था? रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू ब्राइबरी एंड इवेशन ऑफ, या एंडिंग ऑफ सर्टेन स्कीम्स। तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा अगर स्कीम बंद हो गई है तो उसके पैसे भी या तो लौटा दिए गए या उसके पैसे जो सही पर्पस के लिए उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किए गए हैं। और एक चीज जो मुझे करना था, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें अगर मुझे जाननी है तो उसके लिए मुझे क्या लेना था? मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब जो भी पंचायत में पंचायती हो रही है उसका इम्पोर्टेंट बातों को जानने के लिए मुझे लेना था मिनट्स ऑफ मीटिंग। एंड और एक जो प्रोविजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, दैट इज ऑडिटर इज अपॉइंटेड एज पर एप्लीकेबल अथॉरिटी। अब ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये क्वेश्चन आया 5 बार। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रही कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट 5 बार आया है तो मतलब कुछ तो खास है इस क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सिंपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर को कैसे ऑडिट करना है? सबसे पहले इनिशियल वर्क में हमने क्या बोला था? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया ना। दूसरा हमें क्या दिखना था? इंटरनल कंट्रोल सही है ना। एंड तीसरा जो यूनिक प्रोसीजर था इसके इनिशियल वर्क में, क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखा ना। उसके अलावा इनकम जब आप ऑडिट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेल्स है तो इनवॉइसेस, बिल्स। फिर अगर मेंटेनेंस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मिले हैं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिमांड्स एंड मनी रिसीट्स। एंड अगर लोन के इंटरेस्ट से पैसे मिले हैं तो लोन अग्रीमेंट।
शेयर कैपिटल से मिले तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेल से मिले तो कैश मेमो एंड इनवॉइसेस, अगर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट मिले तो विथ लोन अग्रीमेंट्स, एंड अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज और मेंटेनेंस के लिए मिला है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिमांड्स एंड मनी रिसीट से वाउचिंग कर लो। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे देखोगे, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो देख लो दैट इज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, सपोर्टेड बाय बिल्स और इनवॉइसेस। फिर उसके बाद मनी रिसीट्स है एंड एंट्रीज है बैंक बुक या कैश बुक में। अगर पैसे ले रखे मतलब लोन्स ले रखे तो उन्हें चुकाना भी पड़ेगा, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे, थ्रू लोन अग्रीमेंट। एंड लास्टली अगर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस है या कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है तो उसको आप कैसे इंश्योर करोगे, थ्रू अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन एंड मनी रिसीट्स या वाउचर्स। Capital expenditure should be vouched with authorization, money receipts, entries in bank book. पेमेंट ऑफ लोन है तो विथ लोन अग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है तो विथ रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट्स एंड मनी रिसीट्स। एसेट्स में मुझे क्या क्या देखना पड़ता है कि डेटर्स जो हैं अगर वो ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है अप टू 5 years है तो उनके बारे में मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, प्लस उनके रिकवरी का प्रोबेबिलिटी और उनका इफेक्ट ऑन एफएस का भी मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई बैड डेट राइट ऑफ हुआ है तो उसके लिए प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए ईदर बाय द ऑडिटर और बाय द सोसाइटी या बाय मैनेजमेंट कमिटी। एंड अगर कोई मेंबर का अमाउंट ओवरड्यू है तो ओवरड्यू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स भी मुझे अलग से दिखाना पड़ता है, किस अकाउंट में, इन ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट एज एन ऑडिटर हाउ कैन यू ऑडिट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके आंसर में बेसिकली पहले इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया था वो बताया है एंड एकदम छोटे में बताया है कि ऑडिटर को क्या क्या देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर डिस्कशन क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी हमने डिस्कशन किए थे, लोन किसको देना है, रजिस्ट्रार कौन होता है, क्या बुक्स मेंटेन करता है, तो वो सब पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया। इतना सा सिर्फ स्टेप्स बताया कि ऑडिटर को क्या लेना या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने लिख दिया था ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको जब भी देखिए कि ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको ऑडिटर का ज्यादा पॉइंट देना है। एंड जब भी आपको दिखे कि एज एन ऑडिटर हाउ कैन यू ऑडिट, कैसे आपको ऑडिट करना चाहिए, तो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको आप चेक करोगे तो उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको देना है ऑडिटर का पॉइंट्स, एंड हाउ टू ऑडिट है तो आपको देना है पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, रजिस्ट्रार के बारे में। रजिस्ट्रार कौन होता है, मुखिया जी, मतलब जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो इंश्योर करता है, वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, मतलब उससे पसंद आना चाहिए ऑडिटर। एंड ऑडिट कब हो सकता है, एटलीस्ट साल में एक बार होना चाहिए। ऑडिट में हम क्या क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग। रजिस्ट्रार, कलेक्टर एंड ऑडिटर इन तीनों के पास सारा एक्सेस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड अगर ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए तो उसे मिल जाना चाहिए। कौन बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर, ओनली सीए नहीं, सीए प्लस एनी पर्सन हु हैज गवर्नमेंट ऑडिट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव अकाउंट्स में डिप्लोमा, या any person who has served as an auditor of cooperative department of government।
इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सीए का लिखा है, ये गलत है, इसमें ऐड होगा जो ये कंडीशन है, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स और एनी पर्सन हु सर्व्ड एज ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ ये लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट, एक ही अपॉइंटमेंट है, एक ही जन का, रजिस्ट्रार को पसंद आना चाहिए, अगर उसे पसंद आ गया तो सब चंगा। उसको फीस कितनी मिलेगी ऑडिटर को, दैट इज डिसाइडेड बाय रजिस्ट्रार एज पर द स्टैट्यूटरी स्केल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करनी है, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन इनकर करोगे तो पैसे दोगे या पैसे लोगे, तो सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए कैश बुक में। कैश से या तो स्टॉक खरीदोगे, एसेट खरीदोगे या डिपॉजिट खरीदोगे। स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक रजिस्टर में दिखा देना, एसेट खरीदोगे तो एसेट एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में दिखा देना, एंड डिपॉजिट्स कुछ लोगे तो एफडी के रजिस्टर में दिखा देना। लास्टली अगर किसी को लोन दिया है तो उसके बारे में श्योरिटी रजिस्टर में बता देना। श्योरिटी रजिस्टर में आप क्या क्या बताओगे, अबाउट पर्सनल सिक्योरिटी of the person to whom the loan has given plus members जो उनके श्योरिटी बने हैं या जो उसके गारंटी में आए हैं। ठीक है, फिर शेयर होल्डिंग पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि अप टू 20% और वैल्यू अप टू 1000 तक ही आप शेयर्स दे सकते हो या शेयर्स होल्ड कर सकते हो एज अ सिंगल मेंबर। लोन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, ओनली मेंबर्स कैन बी गिवन लोन, या फिर भाई बहन मतलब अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोन दे सकते हो, बट दैट शुड बी ओनली विद द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार। मेंबर्स, अच्छा इन्होंने यहाँ पे शेयर्स का दे दिया है, गलत है, यहाँ पे इनको देना चाहिए था मेंबर्स एंड अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप लोन इशू कर सकते हो। उसके अलावा अगर एक्ट कोई कंडीशन चाहे तो वो भी पुटअप कर सकता है। बोरोइंग पे थोड़े से बायलॉज के कंडीशन है, बाकी वहां पे हम किसी से नहीं डरते, हम मेंबर्स नॉन मेंबर्स सबसे पैसे लेते हैं, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, बिका में, यानी कोऑपरेटिव बैंक। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में स्पेसिफाइड की गई इन्वेस्टमेंट्स, any cooperative society, any person carrying on business and any other investment that is authorized। appropriation of profit, सबसे पहला 25% आपको रिजर्व फंड में डालना चाहिए। अगर 25% जितने पैसे नहीं है या फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पतली है तो 10% तक भी, 10% तक तो एटलीस्ट आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, उससे नीचे नहीं कर सकते। इन सबको ट्रांसफर करने के बाद पैसे बच जाए तो अप टू 10%, मैक्सिमम 10% तक आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी डोनेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो बचे उसमें मेंबर्स में बंटवारा कर लेना। ऊपर का जो भी होगा सब कुछ विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 10% तक डाल सकते हो। स्टेप्स टेकन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑर्डर में क्या क्या लिखा है, पहले तो इन्होंने इनिशियल वर्क का दिया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एग्जामिन किया है क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है कि नहीं वो चेक किया है क्या। उसके बाद इन्होंने सिर्फ 2 प्रोसीजर्स दे दिए है एडिशनली, आप मार्क्स देके चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है 8 मार्क का क्वेश्चन है एंड ऊपर का जो कंटेंट है वो 5 मार्क है, तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स देने से होगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इनिशियल वर्क का पॉइंट दे दिया, 1-2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट इनकम का, 1 पॉइंट एक्सपेंस का, 1 पॉइंट एसेट का दे दिया, वो बहुत है, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इन्होंने जो दिया है कि लोन अगर पेमेंट किया तो लोन अग्रीमेंट के हिसाब से, एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिया है तो वो रेजोल्यूशन अग्रीमेंट एंड मनी रिसीट के हिसाब से है या नहीं है। आप एक एडिशनल, यहाँ पे इन्होंने एसेट्स का पॉइंट नहीं दिया तो उसमें आप ओवरड्यू डेटर्स का पॉइंट दे सकते थे। ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास हम ऑडिट ऑफ बैंक्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट हाफ में हम पूरा टोटल मेगा रिवीजन एक साथ करेंगे, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा, मतलब ये पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एंड उसमें बैंक्स पे आपका रिवाइज हो जाएगा, प्लस जो पहले ये टॉपिक्स हमने किए वो तो रिवाइज होगा ही। एक बार घर जाके रिक्वेस्ट है, आज का क्लास में इतना कंटेंट था नहीं, कीवर्ड जाके देख लेना कोऑपरेटिव सोसाइटी का एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, एक बार सिर्फ सेगमेंट्स देख लेना कि रूरल में क्या क्या होता है, अर्बन में क्या क्या होता है। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, होप यू लाइक्ड इट एंड कल तक एक बार प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज कर लेना अगर टाइम मिले, और अगर नहीं मिले तो फिर मेगा रिवीजन अपने साथ में करेंगे। एंड याद रखना कल मेगा रिवीजन का डे है, मेगा रिवीजन के बाद आपको डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो वैसे अपना जो भी शेड्यूल है वो बना के रखना कि कल आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा ऑडिट के लिए स्पेयर करना है एंड डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड